देखो ये पार्ट 2 है शॉर्ट आंसर क्वेश्चन का, ठीक है। पार्ट 1 हम लोग कर लिए थे, लगभग उसमें 50 क्वेश्चन के आसपास हम लोग डिस्कस किए थे। इसमें भी लगभग 40-50 क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे, जितना भी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, ठीक है। ये दोनों वीडियो को अगर देख लोगे तो मोस्ट ऑफ द जो इंपॉर्टेंट तुम्हारा शॉर्ट क्वेश्चन है वो तुम्हारा कवर हो जाएगा। क्लियर है। अब देखो सबसे पहला क्वेश्चन इसमें है डिफरेंस बिटवीन आर्टरीज एंड वेन्स। तो इसको हम इम्पॉर्टेंट के लिस्ट में से भी इम्पॉर्टेंट में डालते हैं, ठीक है। जैसे कल हम 4-5 क्वेश्चन को इम्पॉर्टेंट और गेस कर दिए थे, तो उसमें से एक गेस क्वेश्चन ये भी है कि तुमसे पूछ सकता है आर्टरीज और वेन्स में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। आर्टरीज और वेन्स में क्या डिफरेंस होता है। तो देखो सबसे पहला पॉइंट याद रखना है कि आर्टरी जो है वो क्या करता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है। कैसे ब्लड को कैरी करता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है फ्रॉम द हार्ट। कहाँ से, हार्ट से, ठीक है। एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी को छोड़कर, ठीक है, पल्मोनरी आर्टरी को छोड़कर। और एक बार जब हम तुम लोगों को पढ़ा रहे थे तो भी ये बताया था, जो कि एक्चुअल आंसर है आर्टरी का, जो कि एक्चुअल डेफिनेशन है आर्टरी का, कि हार्ट से बॉडी तक ब्लड को ले जाने वाला जो पाइप है उसका नाम है आर्टरी, ठीक है। हार्ट से बॉडी तक ब्लड को ले जाने वाला जो पाइप है उसका नाम क्या है, आर्टरी है। क्लियर है बात। और बॉडी का ब्लड हार्ट में लाने वाला जो पाइप है, जो ब्लड वेसल्स है, उसका नाम वेन है, ठीक है। ये जेन्युइन डेफिनेशन होता है, यहाँ पे कोई एक्सेप्शन नहीं होता है, ठीक है। लेकिन अगर तुम लिखते हो कि जो लिखते हैं कि आर्टरी जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी कर रहा है, ठीक है, तो वहाँ पे हमको ये लिखना होगा कि एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी को छोड़कर। उसी तरीके से वेन जो है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी कर रहा है एक्सेप्ट पल्मोनरी वेन को छोड़कर, ठीक है। और दूसरी पॉइंट, आर्टरी जो है इसका वॉल कैसा होता है, थिक होता है। आर्टरी का वॉल कैसा होता है, थिक होता है। और वेन का वॉल कैसा होता है, थिन होता है, ठीक है। उसके बाद दे जनरली डू नॉट हैव वाल्व, आर्टरी में कोई भी वाल्व नहीं होता है, लेकिन वेन्स में क्या होते हैं, वाल्व होते हैं। वाल्व इसलिए होता है ताकि यूनिडायरेक्शनल फ्लो करा सके ब्लड का, एक ही डायरेक्शन में फ्लो करा सके ब्लड का, ठीक है। द ब्लड फ्लोइंग इज अंडर हाई प्रेशर। अब जाहिर सी बात है कि आर्टरी का जो वॉल है वो मोटा है, आर्टरी का वॉल मोटा है, तो ब्लड का जो प्रेशर है उस वाले पाइप में क्या होगा, ज़्यादा होगा, है ना। और वेन का जो वॉल है वो पतला है, तो उसमें जो प्रेशर होगा वो क्या होगा, कम होगा, ठीक है। तो याद रखना आर्टरी में जो ब्लड का प्रेशर है वो हाई होता है और वेन में ब्लड का प्रेशर क्या होता है, कम होता है। क्लियर है बात। तो ये डिफरेंस जो है आपको आर्टरी और वेन में लिख देना है एग्जाम में अगर पूछेगा तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है तुम्हारा, व्हाट इज अ स्फेरिकल मिरर इफ रेडियस ऑफ कर्वेचर इज 20 सेंटीमीटर, व्हाट इज द फोकल लेंथ। पूछा है कि स्फेरिकल मिरर क्या होता है ना। और उसके बाद पूछा है कि अगर रेडियस ऑफ 20 सेंटीमीटर है तो व्हाट इज द फोकल लेंथ, फोकल लेंथ क्या होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लिखते हैं कि स्फेरिकल मिरर क्या होता है ना, व्हाट इज द स्फेरिकल मिरर। तो हम कहते हैं कि अ मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज स्फेरिकल, ऐसा मिरर जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस कैसा हो, स्फेरिकल हो, ठीक है। वैसे मिरर को हम लोग क्या कहते हैं, स्फेरिकल मिरर कहते हैं, ठीक है। अब दूसरा सवाल क्या था कि रेडियस ऑफ कर्वेचर दे दिया है 20 सेंटीमीटर, है ना। और फोकल लेंथ पूछा है, तो फोकल लेंथ का फॉर्मूला क्या होता है, एफ इक्वल टू r/2, है ना। एफ इक्वल टू r/2। रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना है भाई, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर 20 है, तो 20/2, 2 से कट जाएगा कितना बार में, 10 बार में, है ना। तो फोकल लेंथ कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। क्लियर है बात, ठीक है। तो देखो 10 सेंटीमीटर, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है तुम्हारा, यूजेस ऑफ कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर का क्या यूज होता है, ठीक है। ये दोनों इंपॉर्टेंट है, कॉनकेव मिरर का भी यूज और कॉन्वेक्स मिरर का भी यूज, ये पूछ सकता है। इसको भी हम वापस से किस में डालते हैं, इंपॉर्टेंट की लिस्ट में डालते हैं। क्लियर है बात। ये कॉनकेव मिरर एज वेल एज कॉन्वेक्स मिरर दोनों का डिस्कस करेंगे अभी, टेंशन नहीं लेना, है ना। तो कॉनकेव मिरर का पहले करते हैं। तो देखो कॉनकेव मिरर का यूज़ कहाँ करते हैं हम लोग, टॉर्च में और हेडलाइट में, क्योंकि ये लाइट को क्या करता है, कन्वर्ज कर देता है ना। उसके बाद सेविंग मेकअप मिरर में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। डेंटिस्ट लोग भी इसका इस्तेमाल करता है और सोलर फर्नेसेस में इसका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। अच्छा ऐसे मत लिख देना एग्जाम में टॉर्चेस एंड हेडलाइट, सेविंग मेकअप एंड मिरर, इस तरीके से नहीं, इसको एलाबोरेट करके एक्सप्लेन करके लिखना है कि कॉन्वेक्स मिरर इज यूज इन टॉर्चेस एंड हेडलाइट, इस तरीके से, ठीक है। नेक्स्ट है देखो कॉन्वेक्स मिरर का यूज। तो कॉन्वेक्स मिरर का यूज कहाँ करते हैं हम लोग, रेयर व्यू मिरर इन व्हीकल्स, व्हीकल्स के जो साइड वाले, गाड़ी का जो साइड वाला मिरर होता है वो कैसा मिरर होता है हमारा, कॉन्वेक्स मिरर, क्योंकि ये क्या करता है, ये बड़े ऑब्जेक्ट को छोटा करके दिखाता है, ठीक है। एट शार्प रोड बेंड्स, उसके अलावा तुम्हारा सिक्योरिटी मिरर इन शॉप, शॉप में जो सिक्योरिटी मिरर लगाया जाता है ना, वहाँ पे भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। इन एटीएम मशीन, और एटीएम में भी तुम्हारा कॉन्वेक्स मिरर का इस्तेमाल किया जाता है सामने। उसके बाद वाई इज द कलर ऑफ क्लियर स्काई ब्लू, ठीक है।
तो यहाँ पे पूछा है तुम्हारा स्वच्छ आकाश का रंग नीला क्यों होता है ना। अगर मान लो तुम्हारा स्काई अगर क्लियर है तो उसका रंग ब्लू क्यों होता है। तो आंसर क्या है, द फाइन पार्टिकल इन द एटमॉस्फेयर स्कैटर ब्लू लाइट। जो फाइन पार्टिकल होते हैं हमारे एटमॉस्फेयर में, एटमॉस्फेयर का मतलब तो याद ही हो गया है ना, गैसेस का जो लेयर है अर्थ के चारों ओर, उसी को हम लोग एटमॉस्फेयर कहते हैं। तो जो फाइन पार्टिकल्स होते हैं हमारे एटमॉस्फेयर में वो स्कैटर करते हैं ब्लू लाइट मोर स्ट्रांगली। ठीक है, ज़्यादा स्ट्रांगली जो है वो क्या करते हैं, ब्लू लाइट को स्कैटर करते हैं। ठीक है, स्कैटरिंग यानी कि फैलाते हैं, है ना, देन अदर कलर्स, दूसरे कलर के कंपैरिजन में। इस वजह से स्काई जो है वो हमें ब्लू दिखता है। समझ में आया बात। नेक्स्ट है तुम्हारा व्हाट इज न्यूक्लियर फिजन। तो देखो फिजन का मतलब होता है क्या, फिजन का मतलब क्या होता है, टूटना। फिजन का मतलब टूटना और फ्यूजन का मतलब जुटना। कभी भी अगर कहीं पे रहेगा फ्यूजन, FUSION फ्यूजन, फ्यूजन का मतलब क्या होगा, जुटना। ठीक है, क्लियर है बात। और अगर रहेगा फिजन, FISSION फिजन, तो फिजन का मतलब होता है क्या, टूटना। ये याद रखना, क्लियर है बात। ठीक है, समझ में आया। जैसे बाइनरी फिजन तो टूटता है ना, मल्टीपल फिजन तो टूटता है। इसी तरीके यहाँ पे है न्यूक्लियर फिजन। न्यूक्लियर फिजन क्या होता है, व्हाट इज न्यूक्लियर फिजन। तो न्यूक्लियर फिजन इज द प्रोसेस इन विच अ हेवी न्यूक्लियस स्प्लिट इनटू लाइटर न्यूक्लियाई। इसमें क्या होता है, जो हेवी न्यूक्लियस होते हैं वो लाइटर न्यूक्लियाई में टूटते हैं। ठीक है, विद द रिलीज ऑफ अ लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी, और उस दौरान वो क्या करते हैं, एनर्जी को रिलीज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर्मूला एंड यूजेस ऑफ पीओपी। पीओपी का फॉर्मूला क्या होता है और इसका यूज बताना है। ठीक है, तो ये एक क्वेश्चन जो है अभी ट्रेंड में चल रहा है काफ़ी ज़्यादा इंटीरियर। तो बिहार बोर्ड इस तरीके का सवाल पूछता है जो चीज़ ट्रेंड में चलता है उससे रिलेटेड। ठीक है, तो ये सवाल आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो फॉर्मूला जो है इसका क्या होता है, CaSO4 ½ H2O। ये तुम्हारा क्या है, फॉर्मूला है पीओपी का। ठीक है, यूजेस क्या है, मेकिंग स्टैचूज, स्टैचू बनाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है, टॉयज बनाने में इस्तेमाल किया जाता है, प्लास्टर कास्ट ये सब जो होता है। ठीक है, ये सब बनाने में जो है पीओपी का इस्तेमाल किया जाता है। क्लियर है बात। और जितना 3 पॉइंट है ना, तो तीनों लिख के इट इज यूज इन इसमें, इट इज यूज इन इसमें, इट इज यूज इन इसमें, इस तरीके से लिखना, डायरेक्ट ऐसे मत लिख देना। ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इज फॉसिल फ्यूल रिन्यूएबल, गिव रीजन। क्या जो फॉसिल फ्यूल है वो रिन्यूएबल होता है, अगर होता है तो रीजन दीजिए। ठीक है, तो कह रहा है क्या कि नो फॉसिल फ्यूल आर नॉन रिन्यूएबल। फॉसिल फ्यूल जो है वो नॉन रिन्यूएबल होते हैं, क्योंकि फॉसिल फ्यूल्स जो बनते हैं उसमें मिलियंस ऑफ ईयर लगता है। ठीक है, बिकॉज दे टेक मिलियंस ऑफ ईयर टू फॉर्म। फॉसिल फ्यूल बनने में लाखों साल लगता है, चाहे तुम्हारा कोयला हो गया, चाहे पेट्रोलियम हो गया, इन सब के बनने में लाखों साल लगते हैं, है ना। नेक्स्ट है तुम्हारा व्हाट इज डिफेक्ट ऑफ विजन एंड इट्स टाइप। डिफेक्ट्स ऑफ विजन क्या होता है और इसके टाइप्स क्या है। डिफेक्ट्स ऑफ विजन क्या है, तो व्हेन द आई लॉसेस इट्स पावर ऑफ एकोमोडेशन एंड कैन नॉट सी ऑब्जेक्ट क्लियरली। जब हमारा आंख ऑब्जेक्ट को क्लियरली नहीं दिख पाता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, डिफेक्ट्स ऑफ विजन। ठीक है, और इसके टाइप्स की बात करें तो 3 तरीके का होता है। एक होता है मायोपिया, एक होता है हाइपरमेट्रोपिया और एक होता है प्रेसबायोपिया। लॉन्ग में भी इसको डिस्कस कर चुके हैं, है ना। नेक्स्ट है तुम्हारा वाई इज कॉन्वेक्स लेंस कॉल्ड कन्वर्जिंग लेंस। क्यों जो है कॉन्वेक्स लेंस को कन्वर्जिंग लेंस कहा जाता है। ठीक है, तो कह रहा है अ कॉन्वेक्स लेंस कन्वर्जेस पैरेलल रेज ऑफ लाइट पासिंग थ्रू इट टू अ सिंगल पॉइंट। ये क्या करता है, ये जो कॉन्वेक्स लेंस है वो क्या करता है, जो पैरेलल रेज आ रहे हैं ना, लाइट पास जो कर रहे हैं, ठीक है, जो पैरेलल रेज आ रहे हैं उनको एक सिंगल पॉइंट पे क्या करता है, कन्वर्ज कर देता है। ठीक है, सिंगल पॉइंट पे कन्वर्ज कर देता है, हेंस इट इज कॉल्ड अ कन्वर्जिंग लेंस। इसी वजह से इसे क्या कहा जाता है, कन्वर्जिंग लेंस कहा जाता है। क्लियर है, एकदम सिंपल सिंपल आंसर है। नेक्स्ट है तुम्हारा कंपोनेंट ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम एंड फंक्शन। सर्कुलेटरी सिस्टम का कंपोनेंट लिखना और फंक्शन लिखना है। ठीक है, तो कंपोनेंट्स क्या हो जाएगा सर्कुलेटरी सिस्टम का, हार्ट हो जाएगा, ब्लड हो जाएगा, ब्लड वेसल्स हो जाएगा। ठीक है, तो कंपोनेंट्स में अगर हम बात करें तो हार्ट हो गया, ब्लड हो गया, ब्लड वेसल्स हो गया। ठीक है, ये सब तुम्हारे क्या हो गए, कंपोनेंट्स हो गए सर्कुलेटरी सिस्टम के। फंक्शन क्या है, तो अगर हम हार्ट की बात करें तो ये क्या करता है, पंप करता है ब्लड को टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी, है ना। जैसे हमने बताया था कि जैसे हमारे घर में मोटर होता है, वो क्या करता है, पानी को पूरी जगह पहुंचाता है ना। उसी तरीके से हमारे बॉडी में हार्ट होता है, वो क्या करता है, पंप करता है और ब्लड को पूरे बॉडी में पहुंचाता है। ठीक है, दूसरा ब्लड क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है ऑक्सीजन का, न्यूट्रिएंट्स का और वेस्ट प्रोडक्ट का। ठीक है, नेक्स्ट है डिफाइन एक्सक्रीशन और व्हाट इज एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट। एक्सक्रीशन क्या होता है और एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट क्या होता है। तो एक्सक्रीशन का मतलब क्या है, रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट फ्रॉम द बॉडी। बॉडी से जो मेटाबॉलिक वेस्ट है, जो वेस्ट मटेरियल है, उसको बाहर निकालना क्या कहलाता है, एक्सक्रीशन, है ना। और एक्सक्रीशन का मेन ऑर्गन कौन है, एक्सक्रीटरी मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन कौन है, किडनी। ये तो बता चुके हैं कई बार, याद रखना ये सब ऑब्जेक्टिव के लिए। ठीक है,
उसके बाद एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट क्या होता है, तो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट हमारे पास यूरिया होता है, यूरिया है ना, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, एक्सेस वाटर भी जब हमारे बॉडी में हो जाता है, ठीक है, तो वो भी एक तरीके का तुम्हारा क्या होता है, वेस्ट प्रोडक्ट, साल्ट्स हो जाएगा। तो ये सब तुम्हारा एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है। यूरिया का फॉर्मूला तुमसे एग्जाम में पूछ सकता है, याद रखना CH4N2O। ये दूसरे तरीके से भी लिखा रहेगा, लेकिन याद रखना कि कार्बन 1 होगा, हाइड्रोजन 4 होगा, नाइट्रोजन 2 होगा और ऑक्सीजन 1 ही होगा, ठीक है, समझ में बात। नेक्स्ट क्वेश्चन है केमिकल कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स। एनिमल्स में केमिकल कोऑर्डिनेशन किस तरीके से होता है, कह रहा है केमिकल कोऑर्डिनेशन अकर थ्रू हार्मोन्स। किसके थ्रू होता है, हार्मोन्स के थ्रू, है ना। जो केमिकल कोऑर्डिनेशन होता है एनिमल्स में वो किसके थ्रू होता है, हार्मोन्स के थ्रू होता है, सिक्रेटेड बाय एंडोक्राइन ग्लैंड। और हार्मोन्स किसके द्वारा निकाला जाता है, एंडोक्राइन ग्लैंड के द्वारा, है ना। अच्छा, यहाँ से एंडोक्राइन ग्लैंड से याद आया कि जो ग्लैंड वाला है ना, इसको हम ऐड नहीं कर पाए, लेकिन याद रखना एंडोक्राइन ग्लैंड है और उसके बाद एक्सोक्राइन ग्लैंड, ये दोनों में डिफरेंस देख लेना, ठीक है। एंडोक्राइन ग्लैंड और एक्सोक्राइन ग्लैंड में डिफरेंस देख लेना, 3-3 पॉइंट, क्लियर है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझिए। थोड़ा सा हम बता देते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड कैसा होता है। तो एंडोक्राइन ग्लैंड वैसे ग्लैंड को कहते हैं जो क्या करता है, हार्मोन सीक्रेट करता है ना, वैसे ग्लैंड को हम लोग एंडोक्राइन ग्लैंड कहते हैं, ठीक है। और एक्सोक्राइन वैसे ग्लैंड को कहते हैं जो क्या सीक्रेट करता है, वो एंजाइम सीक्रेट करता है, ठीक है। वो क्या सीक्रेट करता है, एंजाइम सीक्रेट करता है, क्लियर है बात। उसके अलावा एंडोक्राइन ग्लैंड क्या करता है, अपने सीक्रेशन को सीधा ब्लड में निकाल देता है ना, सीधा ब्लड में निकाल देता है, ठीक है। डक्टलेस ग्लैंड है ये, कैसा है, डक्टलेस ग्लैंड है। और एक्सोक्राइन जो है वो डक्ट के थ्रू जो है वो टारगेट ऑर्गन तक पहुंचाता है, क्लियर है बात। तो ये 2-3 पॉइंट लिख देना है और एग्जांपल लिख देना, एंडोक्राइन ग्लैंड के एग्जांपल और एक्सोक्राइन ग्लैंड के एग्जांपल, क्लियर है बात। तो यहाँ लिखा है कि केमिकल कोऑर्डिनेशन जो होता है वो किसके थ्रू होता है, हार्मोन्स के थ्रू होता है। और वो हार्मोन्स कहाँ से निकलता है, एंडोक्राइन ग्लैंड से, ठीक है। एंड कैरिड बाय ब्लड टू टारगेट ऑर्गन्स, और ब्लड के थ्रू जो है वो टारगेट ऑर्गन तक पहुँचता है। नेक्स्ट है बेनिफिट्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ओवर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अगर हम कंपैरिजन करें तो बताना है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का क्या बेनिफिट्स है ओवर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कंपैरिजन। तो देखो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है, प्रोड्यूस वेरिएशन इन ऑफस्प्रिंग। जब भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो वेरिएशन आता है, अंतर आता है ना, समझिए बात। लीड्स टू बेटर एडेप्टेबिलिटी एंड एवोल्यूशन। अब हम पढ़ चुके हैं कि वेरिएशन ही रिस्पॉन्सिबल होता है एवोल्यूशन के लिए, तो इसी के वजह से क्या होता है, जो नया ऑफस्प्रिंग है वो अडेप्ट कर पाता है और एवॉल्व होता है। अभी देख रहे हो कि तुम अगर नॉर्मली देखोगे तो जैसे जैसे नया जनरेशन आते जा रहा है वो उतना ज़्यादा क्या है, इवॉल्व है, उतना ज़्यादा वो विकसित है, एवोल्यूशन उतना ज़्यादा उसमें हुआ है ना, क्योंकि उसमें क्या हो रहा है, वेरिएशन हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है रोल ऑफ डीकम्पोजर इन इकोसिस्टम। इकोसिस्टम में डीकम्पोजर का क्या काम है, तो डीकम्पोजर होते कौन है, पहले याद रखना है, बैक्टीरिया एंड फंगी या फंजाई जो कहो, है ना। बैक्टीरिया एंड फंजाई जो है क्या होते हैं, तुम्हारे डीकम्पोजर्स होते हैं, क्लियर है ना बात, ठीक है। तो डीकम्पोजर क्या करते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं डेड प्लांट और एनिमल्स को इनटू सिंपल सब्सटेंस एंड रिसाइकल न्यूट्रिएंट्स, और न्यूट्रिएंट को रिसाइकल करते हैं, सॉइल में वापस से मिला देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। इंपॉर्टेंट सवाल है ये, ठीक है। देखो फ्लेमिंग राइट हैंड रूल क्या है तुम्हारा, इफ थंब, फोर फिंगर एंड मिडल फिंगर ऑफ राइट हैंड आर परपेंडिकुलर। अगर थंब, फोर फिंगर और मिडल फिंगर राइट हैंड का परपेंडिकुलर होगा, ठीक है, राइट हैंड का परपेंडिकुलर होगा कुछ इस तरीके से, ठीक है, देन थंब तुमको क्या बताएगा, मोशन ऑफ कंडक्टर, ठीक है ना, थंब। उसके बाद तुम्हारा जो फोर फिंगर है वो क्या बताएगा, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्ट, ठीक है। और मिडल फिंगर जो है वो तुम्हें क्या बताएगा, इंड्यूस करंट, क्लियर है बात, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना, यही है तुम्हारा। बाकी डायग्राम से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं इसको अपने से, रफ डायग्राम बना के। अब पूछा है तुमसे वाई आर वी मूविंग टुवर्ड्स अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी। क्यों जो है हम लोग धीरे धीरे अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी की तरफ मूव कर रहे हैं, बिकॉज फॉसिल फ्यूल्स आर लिमिटेड। फॉसिल फ्यूल जो है वो लिमिटेड है, कोयला पेट्रोलियम ये सब क्या है, लिमिटेड है, एक समय के बाद खत्म हो सकता है, ठीक है। काउज पॉल्यूशन भी होता है ना। रिन्यूएबल सोर्सेस आर इको फ्रेंडली, और जितने भी रिन्यूएबल सोर्सेस है वो हमारे लिए इको फ्रेंडली होते हैं, ठीक है। तो ये सब कारण है जिसकी वजह से हम लोग क्या कर रहे हैं, अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी की तरफ मूव कर रहे हैं, क्लियर है। हाउ डज नर्वस टिश्यू एक्ट। नर्वस टिश्यू किस तरीके से काम करते हैं, तो नर्वस टिश्यू क्या करते हैं, स्टिमुलस को रिसीव करते हैं और इलेक्ट्रिकल इंपल्स को ट्रांसमिट करते हैं, रिस्पॉन्स करते हैं, ठीक है। याद रखना कि जो नर्व सिग्नल को ले जाता है ब्रेन तक उसे क्या कहते हैं, सेंसरी, ठीक है। और जो रिस्पॉन्स करवाता है वो मोटर है, ठीक है। जैसे मान लो कि हम यहाँ छुए तो ये मेरे ब्रेन में सिग्नल गया, तो ये क्या हुआ, सेंसरी ले गया, कौन ले गया, सेंसरी नर्व, ठीक है। और उसके बाद
जो अब अगर मान लो, और फिर अगर हम इस पे हटाएं, ठीक है, तो फिर जो बॉडी वर्क किया तो वहां से जो सिग्नल आया, ब्रेन से जो सिग्नल आया वो कौन लेके आया, मोटर नर्व, ठीक है, ये याद रखना है। व्हाट आर फॉसिल्स? अब देखो फॉसिल्स क्या होता है, व्हाई डू टेल अस। अब देखो फॉसिल्स आर प्रिजर्व रिमेन्स ऑफ एंशिएंट ऑर्गेनिज्म। आज से लाखों साल पहले जो पेड़ पौधे जानवर मर गए और जो आज दफन हो चुके हैं ना, उन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं, फॉसिल्स कहते हैं। क्लियर है बात, ठीक है, उन्हीं को क्या कहा जाता है, फॉसिल कहा जाता है। मतलब आज से लाखों साल पहले, मिलियंस ऑफ ईयर अगो, जो पेड़ पौधे जानवर, ठीक है, अलग अलग तरीके के जो मर गए, और आज जब देखा जाता है कहीं खुदाई उदाई होता है तो उन लोगों का कुछ कुछ पार्ट्स मिल जाता है, तो उसी को क्या कहा जाता है, फॉसिल्स कहा जाता है। क्लियर है बात, ठीक है। और वो फॉसिल्स एवोल्यूशन का एविडेंस भी हमें देता है। हमने कभी डायनासोरस को नहीं देखा, अभी तक जितना ह्यूमन बींग्स है वो डायनासोरस को कभी नहीं देखा है। तो कैसे डायनासोरस डायनासोरस चिल्लाता है, क्योंकि उसको उसका फॉसिल्स मिला है, ठीक है, फॉसिल्स मिला है, उसका एविडेंस मिला है। समझ में आया बात, इस तरीके से। तो दे प्रोवाइड एविडेंस ऑफ एवोल्यूशन, ये क्या करता है, एवोल्यूशन का एविडेंस प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। इन शॉर्ट बाकी डेफिनेशन जो है हम बता चुके हैं किस तरीके से लिखना और कहाँ से लिखना है, ठीक है। ये रिवीजन पर्पस के लिए है और कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है उसके लिए है, ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट क्या है, इलेक्ट्रिक करंट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, है ना। द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू एनी क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ कंडक्टर इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट क्या होता है, एम्पियर होता है ना, याद रखना। वेयर 1 एम्पियर बराबर 1 कूलम पर सेकंड, जहाँ पे 1 एम्पियर बराबर क्या होता है, 1 कूलम पर सेकंड होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ओम्स लॉ, ओम्स लॉ को हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, एक बार और देख लेते हैं, ठीक है। ओम्स लॉ क्या है, ओम्स लॉ स्टेट दैट, ये कहता है स्टेट दैट करंट थ्रू अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट एट कांस्टेंट टेम्परेचर, है ना। वही बात का है कि कांस्टेंट टेम्परेचर पे जो है वो V जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, I के, यानी करंट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, पोटेंशियल डिफरेंस के, ठीक है। ये I क्या है, ये करंट है ना, ये I करंट है और V क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है। तो ओम्स लॉ ये कहता है कि V यानी पोटेंशियल डिफरेंस वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, I के, I यानी कि करंट के, यही कहता है, ठीक है। तो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल I, और यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कांस्टेंट लाते हैं और ओम्स लॉ का फॉर्मूला बनाते हैं, V इक्वल टू IR। क्लियर है बात। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक पावर। इलेक्ट्रिक पावर क्या है, इलेक्ट्रिक पावर इज द रेट ऑफ कंजप्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, है ना। किस रेट से जो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किस रेट से जो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी का कंजप्शन हो रहा है, वही क्या है, हमारा इलेक्ट्रिक पावर है, ठीक है। और इसका फॉर्मूला याद रखना, P इक्वल टू V इंटू आई, बाकी तो डिटेल में पढ़ा ही चुके हैं। नेक्स्ट है तुम्हारा कॉन्वेक्स लेंस के बारे में, है ना। एक कॉन्वेक्स लेंस इज अ लेंस दैट कन्वर्ज पैरेलल रेज ऑफ लाइट। कॉन्वेक्स लेंस हम वैसे लेंस को कहते हैं जो क्या करता है, कन्वर्ज कर देता है ना, पैरेलल रेज ऑफ लाइट को क्या करता है, कन्वर्ज कर देता है। इसका यूज कहाँ किया जाता है, मैग्नीफाइंग ग्लास में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैग्निफिकेशन क्या होता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैग्निफिकेशन आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा, ठीक है। देखो मैग्निफिकेशन क्या है, मैग्निफिकेशन इज द रेशियो ऑफ द हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है। हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का क्या होता है, रेशियो होता है, यानी m इक्वल टू क्या होता है, h डैश बाई h। बाकी तुम किस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, अगर हम h डैश को मान लेते हैं हाइट ऑफ इमेज, ठीक है, और h को मान लेते हैं क्या, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, तो इस तरीके से भी हम रिप्रेजेंट करते हैं। और m जो है वो तुम्हारा मैग्निफिकेशन है, क्लियर है। और क्या बोल रहा है नेक्स्ट पॉइंट, इट टेल्स द साइज ऑफ इमेज फॉर्म, ये हमें क्या बताता है कि जो इमेज बना है उसका साइज क्या है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट हैंड थंब रूल, ठीक है। राइट हैंड थंब रूल से तुम्हारा, राइट हैंड थंब रूल्स गिव द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड द करंट कैरिंग कंडक्टर। राइट हैंड थंब रूल्स हमें क्या देता है, हमें डायरेक्शन बतलाता है किसका, मैग्नेटिक फील्ड का, किसके अराउंड, करंट कैरिंग कंडक्टर के अराउंड, ठीक है। थंब शो करंट डायरेक्शन, थंब जो है वो क्या क्या बताता है हमको, करंट का डायरेक्शन बताता है। राइट हैंड थंब रूल में करंट जो है ना, करंट जो है इसका डायरेक्शन कौन बताता है, थंब बताता है, ठीक है। एंड फिंगर शो फील्ड डायरेक्शन, और फिंगर जो है वो किसका डायरेक्शन शो करता है, फील्ड का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस रिप्रेजेंट द मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है वो क्या करता है, मैग्नेटिक फील्ड्स को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। ये एक इमेजिनरी लाइन होता है, ये याद रखना, है ना। ये कैसा लाइन होता है, इमेजिनरी लाइन होता है, ये कभी हमें दिखता नहीं है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कभी दिखता नहीं है, ठीक है। समझिए बात, जैसे हमने बताया था ना कि एक मैग्नेट है, फिर दूसरा मैग्नेट को ये अट्रैक्ट कर पा रहा है, तो ये उसी रेंज तक जो है अट्रैक्ट कर पाता है जितना दूर तक इस मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है, ठीक है। तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है ये इमेजिनरी लाइंस होता है, क्लियर है बात। और ये क्या करता है, क्लोज लूप बनाता है एंड नेवर इंटरसेक्ट, और ये कभी इंटरसेक्ट
नहीं करता है एक दूसरे को, ठीक है। इंटरसेक्ट तो पढ़ी होगी मैथ में। नेक्स्ट है फ्यूज़। फ्यूज़ इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है इलेक्ट्रिक फ्यूज़ के बारे में 2 नंबर में, ठीक है। तो लिखना फ्यूज़ इज़ अ सेफ्टी डिवाइस यूज इन इलेक्ट्रिक सर्किट। फ्यूज़ जो है वो एक सेफ्टी डिवाइस होता है, इसका इस्तेमाल किया जाता है इलेक्ट्रिक सर्किट में। बताया था है ना कि अगर मान लो कि रैंडम जो है किसी तरीके का शॉर्ट सर्किट हुआ तो फ्यूज़ में जो है हम लोग क्या करते हैं, एक थिन वायर लगा देते हैं ताकि वो टूट जाए और रूम का जो सप्लाई है वो कट जाता है, ठीक है। तो इट मेल्ट्स व्हेन एक्सेस करंट फ्लो एंड ब्रेक्स द सर्किट। ये क्या होता है, पिघल जाता है जब एक्सेस करंट फ्लो होता है और सर्किट को ब्रेक कर देता है ताकि हेवी शॉर्ट सर्किट से बचा जा सके। नेक्स्ट है तुम्हारा ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन इज द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। इट ऑलवेज अकर विद रिडक्शन। अब जब भी ऑक्सीडेशन हो रहा है तो वो रिडक्शन के साथ ही होगा, है ना। नेक्स्ट है तुम्हारा एसिड के बारे में लिखा है सिंपल। एसिड क्या है, एन एसिड इज अ सब्सटेंस दैट प्रोड्यूस हाइड्रोजन आयन इन एक्वा सॉल्यूशन। एसिड हम वैसे सब्सटेंस को कहते हैं जो क्या करता है, H+ आयन जो है एक्वा सॉल्यूशन में देता है, वैसे सब्सटेंस को हम लोग एसिड कहते हैं। एग्जांपल के तौर पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड, बाकी तुम एग्जाम में और भी कई सारा चीज लिख सकते हो, ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड ये सब। पीएच स्केल क्या होता है, तो पीएच स्केल जो है वो मेजर करता है एसिडिटी और बेसिसिटी को किसी भी सॉल्यूशन के, है ना, या कह लो कि किसी भी सब्सटेंस का, कोई भी सब्सटेंस का एसिड है या बेस है, ठीक है, कितना एसिडिक है कितना बेसिक है, इसको कौन मेजर करता है, पीएच स्केल मेजर करता है, ठीक है। जहाँ पे हम बताए थे कि 0 से कितना तक होता है, 0 से 14 तक होता है, बीच में तुम्हारा क्या होता है 7 ऑलमोस्ट न्यूट्रल है ना, ठीक है। इसके इधर आएंगे तो क्या हो जाएगा एसिडिक, और इसके इधर जाएंगे तो क्या हो जाएगा बेसिक। क्लियर है बात। 7 से ऊपर जाएगा तो पीएच बेसिक हो जाएगा चीज़, ठीक है, और 7 से नीचे आएगा पीएच तो चीज़ क्या हो जाएगा एसिडिक हो जाएगा, ठीक है। इट्स वैल्यू रेंज फ्रॉम 0 to 14। पीएच स्केल का जो वैल्यू रेंज है वो कहाँ से कहाँ तक होता है, 0 से 14 होता है। कोरोजन को भी एक्सप्लेन कर चुके हैं पहले भी, है ना। कोरोजन क्या है, कोरोजन जो है स्लो डिस्ट्रक्शन ऑफ मेटल बाय एयर एंड मॉइस्चर। एयर और मॉइस्चर के कांटेक्ट में आने से जो मेटल्स है वो धीरे धीरे क्या होता है डिस्ट्रक्ट होने लगता है, ठीक है, ब्रेक डाउन होने लगता है, खराब होने लगता है, ठीक है। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, कोरोजन कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर रस्टिंग ऑफ आयरन, लोहा में जंग लगना, ठीक है। अब इथेनॉल के बारे में पूछ सकता है, तो इथेनॉल इज एन अल्कोहल यूज एज अ फ्यूल एंड सॉल्वेंट। इथेनॉल जो है एक तरीके का अल्कोहल है ना, और इसका इस्तेमाल एज अ फ्यूल और सॉल्वेंट भी किया जाता है, ठीक है। अभी देखो जितना भी तुम्हारा फ्यूल आ रहा है उसमें इथेनॉल मिला है ना, E20 करके लिखा रहेगा, फ्यूल पे तुम्हारा लिखा रहेगा E20, ठीक है। तो वो तुम्हारा E20 जो आ रहा है उसमें क्या है इथेनॉल मिक्स है, 20% इथेनॉल क्या है मिक्स है। क्लियर है ना बात। और इसी इथेनॉल को जो है एज अ लिक्विड भी यूज़ किया जाता है, लिक्विड यानी कि शराब, ठीक है। नेक्स्ट है तुम्हारा ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर का यहाँ से फॉर्मूला नहीं दिया है, लेकिन फॉर्मूला देख लेना ब्लीचिंग पाउडर का यहाँ से, ठीक है। ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला देख लेना। ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है, वाइट पाउडर है, यूज एज अ ब्लीचिंग एजेंट, ठीक है। इट्स केमिकल नेम इज कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। इसका केमिकल नेम क्या होता है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड होता है, ठीक है। नेक्स्ट है अलॉय। अलॉय के बारे में बताया है, ये क्या होता है होमोजेनस मिक्सचर होता है मेटल्स का, है ना। अलॉय इज अ होमोजेनस मिक्सचर ऑफ मेटल, और ये इंप्रूव करता है स्ट्रेंथ को और प्रॉपर्टीज को मेटल्स के। नेक्स्ट डिटर्जेंट के बारे में तो डिस्कस कर चुके हैं। डिटर्जेंट्स क्या है, क्लींजिंग एजेंट है ना, इफेक्टिव इन हार्ड वाटर, हार्ड वाटर में ज़्यादा इफेक्टिव होता है। दे डू नॉट फॉर्म स्कम, और ये ज़्यादा स्कम जो है नहीं बनाता है। फोटोसिंथेसिस कई बार डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। फोटोसिंथेसिस क्या है, वो प्रोसेस है जिससे ग्रीन प्लांट जो है वो अपना खाना बनाता है यूजिंग सनलाइट। क्या क्या चाहिए होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, क्लोरोफिल और सनलाइट चाहिए होता है। रिस्पायरेशन भी कर चुके हैं ना। रिस्पायरेशन इज द प्रोसेस ऑफ रिलीजिंग एनर्जी फ्रॉम फूड, ठीक है। एनर्जी का रिलीज करना फूड से। ग्लूकोज को हम लोग तोड़े थे कल, C6H12O6, ये ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है। इसको ऑक्सीजन देके हम लोग क्या करते हैं, तोड़ते हैं, किस में तोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और ATP में। ATP को और क्या कहा जाता है, एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। याद रखना, ये ऑब्जेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट है। और ये रिस्पायरेशन सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म में होता है, ठीक है। इट अकर इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में रिस्पायरेशन होता है, ठीक है। वो अलग बात है कि किसी किसी में एनएरोबिक रिस्पायरेशन होता है, मतलब ऑक्सीजन के एब्सेंस में, ठीक है। DNA के बारे में बात करते हैं, तो DNA जो है जेनेटिक मटेरियल है, कहाँ प्रेजेंट होता है, सेल्स में। सेल्स में भी कहाँ प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस में, ठीक है। समझिए अब कैसा होता है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, कितना होता है अप्रॉक्सीमेटली 2.2 मीटर इसका लेंथ होता है। तो DNA के बारे में अगर पूछेगा तो इतना पॉइंट लिख देना है, और लिखना है इट कैरीज हेरिडिटरी इन्फॉर्मेशन, जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होता है वो कैरी करता है, ठीक है। यही DNA के ऊपर क्या होता है, सारा का सारा इन्फॉर्मेशन लिखा होता है। और ये DNA जब माता पिता से बच्चों में जाता है बाय द सेल्स, बाय द गैमेट्स, ठीक है,
तो इसी के वजह से वो जो तुम्हारे जीन है वो प्रोटीन बनाकर क्या करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं, और इस वजह से कैरेक्टर जो है वो मैच कर जाता है। नेक्स्ट हार्मोन्स की बात करते हैं। तो हार्मोन्स जो है वो केमिकल मैसेंजर होता है, सिक्रेटेड कहाँ से होता है, एंडोक्राइन ग्लैंड से, देख चुके हैं हम लोग। दे कंट्रोल बॉडी एक्टिविटीज़, और बॉडी के एक्टिविटीज़ को भी कंट्रोल करता है। बायोडिग्रेडेबल वेस्ट और नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट पूछा जा सकता है आपसे एग्जाम में, डिफरेंस भी और सेपरेटली भी पूछा जा सकता है। तो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट कैन बी डिकम्पोज बाई माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वैसा वेस्ट जिसको माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या कर सके, डिकम्पोज कर सके, ब्रेक डाउन कर सके, ठीक है, वैसे वेस्ट मटेरियल को हम लोग क्या कहते हैं, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट कहते हैं, ठीक है। समझ में आ बात। एग्जाम्पल के तौर पे वेजिटेबल वेस्ट, वेजिटेबल को तुम फेंक दो पूरा पे, 4 दिन बाद तुमको नहीं दिखेगा, ठीक है, लेकिन एगो प्लास्टिक का बाल्टी फेंक दो, 15 दिन के बाद भी फेंकेगा। क्यों दिखेगा? क्योंकि उसको माइक्रो ऑर्गेनिज्म ब्रेक डाउन नहीं कर सकता है, क्योंकि वो नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है। समझ में आया बात। नेक्स्ट पॉलिनेशन क्या होता है, ये भी डिस्कस किया था ना। पॉलिनेशन, ट्रांसफर ऑफ पॉलिन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा इज नोन एज पॉलिनेशन। इस तरीके से एग्जाम में लिखना है, इट हेल्प्स इन फर्टिलाइजेशन, और यहाँ पे इस तरीके से जो है डायग्राम बना देना। ये तुम्हारा हो जाएगा एंथर, एंथर हो जाएगा, ठीक है, और ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, फिलामेंट हो जाएगा। क्लियर है बात। और इधर तुम्हारा इस तरीके से ये स्टिग्मा, ये हो जाएगा स्टाइल, और ये ओवरी, ठीक है। तो एंथर में क्या होता है, पॉलन ग्रेन होता है। यहाँ से पॉलन ग्रेन का निकल कर इसके स्टिग्मा के ऊपर जाना क्या कहलाता है, पॉलिनेशन कहलाता है, ठीक है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, पॉलिनेशन कहते हैं। चलो, तो आज का भी सेशन खत्म हो गया हम लोग का। तो ये जितना